हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि काल जो है BSOC 133 की ये पहली क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो कार्ल मार्क्स है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर। और इसने पूरी दुनिया को जो है दो भागों में बांट दिया, ये कहा जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये इस BSOC 133 के अंदर। तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जितना बताया जाए और आप इसको अगर पढ़ लोगे तो आपकी भी सोच काफ़ी हद तक जो है वो बहुत ही अलग हो जाएगी, क्योंकि इनके जो जीवन है वो बहुत वैसा है। आज हम इसकी जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ उनके जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वे जर्मन, फ्रांस, ब्राज़ील, अलग अलग जगह, लंदन, बेल्जियम, कैसे वो घूमते रहे और किस तरीके से उन्होंने जो है अमीरी गरीबी किस तरीके से उसके लिए फ़ाइट किया है, मज़दूर लोगों के लिए फ़ाइट किया है। जो बड़े बड़े हैं उनका कहना था कि जो है सब बराबर होंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, सभी जो है काम करेंगे और सबको जो है समान अधिकार होंगे। तो उनकी जो सोच है वो कैसे विकसित हुई और कैसे उन्होंने अपने जो है इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी। कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल्स, फिर उनके 2-3 पब्लिकेशन हुए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए एज ए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट। तो आओ इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में बता भी सकता हूँ शॉर्ट में, लेकिन एज पर जो बुक है उसी के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही बताया गया कि वो एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने उत्पादन की जो पूंजीवादी रीति थी, वर्ग संघर्ष, उसके बारे में, राजनीति के बारे में, तो जो मैं बताया अभी ऊंच नीच के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो पहले उनके शुरू का जो जीवन है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो प्रारंभिक वर्ष के बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो उनका जो नाम था वो कार्ल हाइनरिश मार्क्स था। कार्ल हाइनरिश मार्क, वो 5 मई 1918 को जनवरी के राइनलैंड प्रांत के अंदर हुआ था उनका जन्म। उनके पिता जो थे हाइनरिश मार्क्स थे, वो वकालत का काम करते थे। वो पहले यहूदी थे और जब वहाँ पे जर्मन में जो नेपोलियन का राज था, पहले वहाँ पे यहूदियों को जो था बिजनेस करने का अधिकार था, लेकिन बाद में वहाँ का जो है चेंज हो गया और नेपोलियन की हार हुई 1828 के अंदर। फिर जो है वो वियना कांग्रेस के अंदर में जो राइनलैंड जो प्रांत है वो प्रसा राज्य को सौंप दिया था। तो फिर दोबारा जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरों के अंडर में आ जाती है, तो कुछ तो लोगों को जो है धार्मिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, तो उनको भी वही झेलना पड़ा एज ए यहूदी होने की वजह से। बाद में जो है 1817 में उनके पिताजी ने जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया चर्च में जाके। लेकिन जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनका भी फिर क्या है वैसा ही जो है दयनीय स्थिति होती है। फिर उनके पिता ने उनको सलाह दी कि आप जो है बॉन विश्वविद्यालय में जो है लॉ की पढ़ाई करें, यानी कि विधि लॉ की पढ़ाई करें। तो 1836 ईस्वी में 18 साल की उम्र में उसको बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर में भेज दिया गया। तो फिर उसका शुरू होता है दूसरा काल। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद बर्निल काल उनका शुरू हो जाता है। जब वे बर्निल में गए थे तो वहाँ पे जो था उनका जो है हिगलवादी दर्शन जो है उसके प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जर्मन जो बुद्धिजीवी थे उनके साथ में थे। एडवर्ड गास के व्याख्यानों को सुनते थे। जो हीगल जो ग्रुप्स है, वो जो दर्शन है उसके जो मेन वो थे, तो उनके प्रति उनका रुझान जो है थोड़ा सा बढ़ता गया। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से कि धीरे धीरे जो है वो हर एक चीज़ को सीखना शुरू कर दिया। दर्शन शास्त्र की वो अपनी तैयारी शुरू करने लगे, ठीक। तो ये बताया कि उन्हें शीघ्र ही आभास हो गया था कि जर्मन जो है, फिर उन्होंने कॉलोन शहर में अंतर्राष्ट्रीय जो एक जर्नल लिखा, ठीक है। तो उन्होंने लेख लिखने की आदत थी उनकी, वो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते थे हमेशा। तो उन्होंने जो है वहाँ पे राइनिशे साइतुंग नाम की एक जर्नल में उन्होंने लेख लिखा।
लेकिन उनको शीघ्र ही पता चल गया कि हम जो है फ्रीली कहीं पे भी बोल नहीं सकते। अगर फ्रीली बोलेंगे तो उससे क्या होता है कि किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा जिसके अपोजिट में आप बोलोगे। तो उससे जो है फिर उन्होंने फ्रांस से जाने का निश्चय कर लिया। तो उनकी फिर शादी होगी 1843 में, वो फ्रांस चले गए वहाँ से। ठीक, तो सबसे पहले वो जर्मनी से कहाँ पे गए, फ्रांस में चले गए। फिर आगे का जीवन उनका पेरिस में शुरू होता है। तो पेरिस में भी, वहाँ पे भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी फ्रांस में, ठीक है, यूरोप में। तो फ्रांसीसी क्रांति के विफल होगी वहाँ पे, तो फ्रांस में तो थे ही वो। तो फ्रांसीसी क्रांति जब विफल होगी तो उन्होंने सोचा कि अब इसका पता लगाया जाए कि ये किस वजह से विफल हुई। तो उसने बहुत सारे लेख पढ़े, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की, दिन रात स्टडी की। और उसके बाद उन्होंने जो है हिगलवादी समूह को भी अपनाया ताकि उनके बारे में वो जान सके, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जान सके। आपको किसी चीज़ को जानना है, पहचानना है, उन लोगों के बीच में आपको रहना पड़ता है। तो फिर बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि फ्रांस और जर्मनी दोनों के अंदर जो सामाजिक आर्थिक जो तुलना है उसको किया जाए। फिर उन्होंने बहुत गहराई से अर्थशास्त्री, बहुत सारे जो लेखक हैं, समाजवादी हैं, उन सब के बारे में पढ़ा, आलोचनाएं पढ़ी, आलोचनाएं करना सीखा, हर चीज़ को उन्होंने गहराई से किया और इतिहास को भी पढ़ा। तो उसके बाद उनकी जो दिलचस्पी थी, अब एक दिलचस्प बात ये कही जा सकती है कि वो जो हीगलवादी जो कि वो कट्टर आलोचक भी थे, लेकिन दूसरी कुछ चीज़ों में उनसे सहमत थे और कुछ चीज़ों में उनसे अलग थे। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये वर्ड आपको हमेशा लिखना है एग्जाम में कि वो हीगलवाद के जो है कट्टर आलोचक भी थे, लेकिन मानव समाज की संरचना के बारे में वो उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो मार्क्स अब जो मार्क्स है वो साम्यवाद में रुचि लेते थे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है साम्यवाद। तो साम्यवाद, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उन साम्यवाद का मतलब ही यही है कि सब समान होंगे। कोई एक आदमी जो है पूरी पैसे पे अपना अधिकार जमा के नहीं रखेगा, सबको समान होगा। ये नहीं कि कुछ लोग गरीबी से जूझते रहे और कुछ लोग पैसे को इकट्ठा करके उसके ऊपर मज़ा करते रहे, गरीबों को दबा के रखें। तो उसका साम्यवाद का मतलब यही था, सभी संसाधन जो है सेम होंगे और सभी में समान डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सब जो है बस अपनी सेवा देंगे और किसी का भी जो है कि उसके ऊपर वो नहीं रहेगा, सब लोग बराबर होंगे, सबको समान न्याय मिलेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं साम्यवाद। तो वो उनका झुकान जो था साम्यवाद की ओर था। फिर उनका एक दोस्त मिल गया उनका, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स, जो हमेशा उसके साथ रहा। ये नाम आपको याद होना चाहिए, फ्रेडरिक एंजल्स। वो एक क्रांतिकारी था, वो जर्मन क्रांतिकारी था। वो एक कपड़ा जो मालिक होता है उसका पुत्र था और ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे, लास्ट तक ये हमेशा साथ में रहे। हालांकि इनके मरने के बाद जो इनकी बुक्स है वो भी इन्होंने पब्लिश की। तो इन चीज़ों को पता होना चाहिए आपको। तो फिर उसकी मुलाकात उनकी हुई थी 1844 में, पतझड़ के महीने में। दोनों की दोस्ती हुई, काफ़ी लंबी चली। एंजल ने जो है उनको सुरक्षा दी, जिसकी मार्क्स को काफ़ी ज़रूरत थी। तो एंजल और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। जैसे जैसे समय समाप्त हो गया तो फिर पेरिस से भी जो है उसका निष्कासन हो गया, उनको फ्रांस को भी छोड़ना पड़ा। उसका मेन रीज़न यही था कि जो वो कुछ ना कुछ लिखते थे, जो उन्होंने जो लिखा वहाँ परसा के राजा के खिलाफ उसकी जो चीज़ें छापी, तो उन्होंने, राजा ने जो बोला जो भी समूह इसमें इन्वॉल्व है उनको यहाँ से देश से निकाला जाए। तो फिर क्या है, उनको फिर पेरिस से भी निकाल दिया गया। तो उसके साथ उनका दोस्त भी जो एंजल्स था वो भी चला गया। तो फिर उसके बाद जर्मन कामगार का जो ब्रसेल्स चले गए वहाँ से। वो ब्रसेल्स में जो कामगार जो होते, मजदूर होते, जो उनके संगठन के वो नेता बन गए। ठीक है, तो आगे जो है मार्क्सवादी विचारधारा जो थी, क्रांति हुई, विचारधारा के वो मुख्य लीडर के रूप में उभरे। अब चलते हैं, जो अगला फेज आता है वो है क्रांतिकारी मार्क्स के रूप में। तो क्रांतिकारी मार्क्स के रूप में बता देता हूँ। तो जैसे कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट लीग की उन्होंने स्थापना की और उसके जो नेता बन गए, और जो लंदन की जो पार्टी थी उसका एक लक्ष्य था, उनको स्पष्ट करना, उन्होंने एक जिम्मा उनको मिला कि एक दस्तावेज बनाओ, यानी कि उसका मैनिफेस्टो बनाओ, जो मार्क्स की पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी है। तो उन्होंने 1848 में जो है एक फ्रांस में भी क्रांति हो रही थी, पेरिस क्रांति, तो उसने कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो भी बनाया। तो दोनों जगह पे
तो उस घोषणा के जो फलस्वरूप है बेल्जियम की सरकार ने भी उनको निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो घोषणा पत्र ही ऐसा था कि सब समान होंगे, ये होंगे, वो होंगे, मार्क्सवादी विचारधारा पूरी उसके अंदर भर दी। तो जो उस टाइम पे जो है फ्रांस में सरकार चेंज होगी, तो फिर वो दोबारा फ्रांस की सरकार ने उनको बुला लिया वहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से भी निकाल दिए गए, ठीक है। तो फिर वे फ्रांस की नई सरकार आ गई, तो वहाँ पे उनको वहाँ से ही बुला लिया वापस, तो वो वापस आ गए, पेरिस के लिए रवाना हो गए दोबारा। तो पेरिस छोड़कर वो कहाँ पे चले गए, कालोन में चले गए, फिर ताकि वहाँ से जो उनकी मातृभूमि है राइनलैंड, ताकि वहाँ पे आसानी से अपना काम जहाँ से पहले से शुरुआत की थी फिर वहीं पे आ गए। लेकिन जब उनकी पत्रिका नहीं आई, उसका प्रकाशन हुआ न्यू राइनिशे साइटुंग, तो फिर वही दोबारा बढ़ा चढ़ा के लिखा। तो सरकार ने कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी जो रवैया था उसकी वजह से उसको जो प्रतियां थी वो सब जब्त कर ली, दोबारा उसके ऊपर केस चला दिया, और उसका जो अंतिम प्रकाशन हुआ वो लाल अक्षरों में हुआ था, और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, क्योंकि जो उनकी जो लेखन था वो सब मार्क्सवादी विचारधारा से रिलेटेड था, और जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता था। ठीक है, कार्ल मार्क्स फिर उनके ऊपर जो चलते रहे। जब कार्ल मार्क्स जो है, जब जूरी जो थे, जो जज वगैरह थे, उनके जो भाषण सुन के वो इतने इम्प्रेस हुए कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको जो है उन मुकदमों से बरी कर दिया। और लेकिन क्या हुआ, तब तक जो देश है उसने अपनी मान्यता वापस ले ली थी, तो इसलिए उनको राइनलैंड से दोबारा निष्कासित किया गया। तो दोबारा उनके पास एक ही ऑप्शन था कि दोबारा वो पेरिस में जाए। फिर फ्रांसीसी सरकार ने उनको बोल दिया या तो आपको फ्रांस छोड़ना पड़ेगा या आजीवन अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा उसका जो लास्ट स्टेज है वो है निष्कासन। जो कार्ल मार्क्स है और उसका जो दोस्त था, दोनों ने टिकट बनाए। 1849 में वो लंदन में आ गए। लंदन में पहुंचने के बाद एंजल्स भी पीछे से आ गया और इंग्लैंड में रहने लगे। सारा जीवन 1883 तक उसने वहीं पे गुजारा, यानी कि लास्ट स्टेज वो पूरा जो टाइम निकाला उन्होंने लंदन में निकाला। और वो काफ़ी निष्क्रिय रहे और वो काफ़ी गरीबी से भी उन्होंने अपना जीवन को बिताया। लेकिन जो ये जो निष्क्रिय रहे और जो गरीबी में उन्होंने जीवन बिताया, उसके बाद वो चिंतक के रूप में विकसित हो गए। वो जर्मन के कामगारों का जो है नेता के रूप में उभरे, उनकी समिति में हिस्सा लिया, तो सर्वेक्षण किया। तो इसी बीच उन्होंने एक अपनी महान बुक लिखी दी दास कैपिटल, और वो 1867 में प्रकाशित हुई। और उसकी जो आगे के जो भाग 2 और 3 है वो उसके दोस्त जो एंजल्स है उसने प्रकाशित करवाए उनकी मृत्यु के बाद। तो उनको आधुनिक देश का जो सबसे बड़ा, उस टाइम पे रूस जो था उसने सबसे पहले मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया, और मार्क्स से वो मिलने भी आते थे तो उनका स्वागत करते थे। और वो पूंजीवादी जो समाज है उसको उखाड़ फाड़ने के पक्ष में थे, यानी कि जैसे गिने चुने लोग हैं वो पूरा धन अपने पास इकट्ठा रखे, बाकी सभी काम करते रहे, है ना। तो रूसी जो है क्रांतिकारी हुई और बहुत सारे देश जो हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा में चले गए। तो और 1883 में जो है वो उनका जो है देहांत हो गया था। अब वो अपने आराम करने वाली कुर्सी के ऊपर ही सोते सोते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे अभी। देखो, आपको तो पता ही है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में उथल पुथल था। उस टाइम पे जो उद्योग धंधे थे वो बंद थे, आर्थिक स्थिति अप डाउन चल रही थी। तो उसी टाइम पे जो है सामंतवाद और पूंजीवाद अपनी जोरों पे था, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे थे, फैक्ट्री लगा रहे थे। तो सामंतवाद और पूंजीवाद जो था वो जोरों पे था। ठीक, तो उससे क्या था, इतना अधिक संभावनाएं बढ़ गई अर्थव्यवस्था में, ऊपर नीचे बिजनेस बड़ी तेज़ी से और जो फैक्ट्रीज है बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, लोगों का शोषण होने लगा मजदूर वर्ग का, और बहुत ज़्यादा गरीबी उनके अंदर आ गई, और एक समाज में जो है अस्थिरता का माहौल आ गया। तो अस्थिरता का माहौल आ गया तो एंजल्स की एक बुक आई उस टाइम पे, एंजल्स की एक कृति आई, द कमीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इन 1844। तो उसके संबंध में व्याख्या में सामने आए। तो जो औद्योगिक कर्मचारी हैं उनकी दुर्गति के बारे में बताया कि कितने परेशान हाल थे वो, और इन सभी स्थितियों से उन्होंने अवगत कराया। मार्क्स और एंजल का जो साम्यवाद वाला सिद्धांत था, साम्यवाद मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सभी बराबर होंगे और कोई भी उसमें अप या डाउन नहीं होगा। तो उसमें मजदूर वर्गों ने आंदोलन किया,
तो लंदन में जो है कामगारों को जो घोषणा पत्र लिखने का जो आमंत्रण मिला था कार्ल मार्क्स और एंजल्स को, उन्होंने जो कम्युनिस्ट लीग बनाई थी उसके जो सिद्धांत थे, उसके जो घोषणा पत्र जो उन्होंने लिखा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो उसमें बयान दर्ज था, उन्होंने यही लिखा था, जो सर्वहारा ग्रुप है, जो मजदूर वगैरह वहाँ पे थे, कि आपके पास खोने के लिए आपकी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है और आपको एक जंग जीतनी है, समस्त मजदूर जंग जीतने के लिए एक हो जाए। तो उन्होंने जो लोगों को शोषण करते थे, उनकी विचारधारा ये था, जो पूंजीपति लोग हैं उनके खिलाफ मजदूरों को इकट्ठा किया, उनको एक होने के लिए बनाया, उनकी यूनियंस बनाई ताकि उनका शोषण ना हो सके। तो काफ़ी बड़ा चीज़, काफ़ी बड़ा उनकी सोच थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कैसी उनकी सोच थी। इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो उनका कहना यही था कि इस दुनिया में जो है दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो है जिनके पास सब कुछ है, एक वो है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही। वो धार्मिक मान्यता, पहले वे यहूदी थे उनके फादर, फिर ईसाई बने और लास्ट में तो अपना जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने सब कोई भी धर्म मानने से इनकार कर दिया। इंसानियत ही जो है सबसे बड़ा धर्म है, बाकी और कुछ नहीं। और इस बारे में भी आपकी क्या कमेंट्स है प्लीज़ सेक्शन में बताएं। तो उनका जो यही था कहना कि भाई किसी के पास तो कुछ है, सब कुछ है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो सबको जो है सेम होना चाहिए। और उन्होंने कभी इधर से उधर निष्कासित, कभी उधर से उधर निष्कासित, ऐसे ही घूमते रहे, आवाज़ उठाए, किसी के बारे में लिखे तो वो भी कभी पेरिस, कभी जर्मन, कभी कहीं, कभी लंदन। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई उनके साथ। और उन्होंने जो मज़दूरों को इकट्ठा किया, जो सोशल वर्क थे उनको इकट्ठा किया, और उनका मकसद यही था कि सब बराबर हैं, कोई एक जो है उसके पूरा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करके नहीं बैठेगा। सबके लिए समान संभावनाएं होंगी, सबके पास सब कुछ होगा, सब अपनी ड्यूटी करेंगे और सबके पास एक पूरा समाज बिल्कुल एक हो जाएगा, ना कोई ऊंचा रहेगा ना कोई नीचा रहेगा। तो ये उनकी बड़ी बात थी। इनके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ वीडियो मेरे बनाने के लिए मुझे कमेंट करें, मैं करूँगा। तो इसी यूनिट 2 का हम अगला भाग अब जल्द ही बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें, ताकि आपको जो है वीडियो को यार लाइक करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ये चीज़ें इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक, और इसके बारे में मैं गहन से एक वीडियो और बना दूंगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको उनके कैसा लगा ये वीडियो, आप भी इसके बारे में बताएं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।